10 ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को अंदर से तोड़ा, आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद जी। अब जरा सोचिए, जिस इंसान ने अपने जीवन में पूरे 5 दशक यानी 50 साल कांग्रेस पार्टी को सींचने में लगा दिए, इंदिरा गांधी जी के जमाने से लेकर सोनिया गांधी जी के दौर तक जो पार्टी का सबसे बड़ा संकट मोचक बना रहा, जब वही नेता 5 पन्नों की चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ दे तो इस राजनीति में घर का चिराग ही घर को फूंकना कहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस के अंदर का दरबारी कल्चर। जब पार्टी 2014 और 2019 के आम चुनाव पूरी तरह हारी तो आज़ाद जी ने 23 वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर G23 गुट बनाया और मांग की कि पार्टी में चाटुकारिता बंद हो, जमीन से जुड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिले और कांग्रेस कार्य समिति के बाकायदा निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन दिल्ली के दरबार को यह सलाह कड़वी घूंट जैसी लगी और उन्हें बागी बताकर किनारे कर दिया गया। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो 2022 में गुलाम नबी आज़ाद जी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और राहुल गांधी जी के गैर तजुर्बेकार सलाहकारों की मंडली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपनी अलग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई और अपने साथ जम्मू कश्मीर के दर्जनों पूर्व मंत्रियों, विधायकों और जमीनी कार्यकर्ताओं का पूरा कुनबा ले उड़ी। नतीजा यह हुआ कि घाटी से लेकर जम्मू तक कांग्रेस का बचा कुचा संगठन भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन क्या 50 साल पुराने इस वफादार का जाना ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सबक था? यह असली झटका तब लगा जब मध्य प्रदेश के एक युवा महाराज ने अपनी ही चुनी हुई सरकार की चूल्हे हिला दी। नंबर 9 पर आते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की तो ग्वालियर चंबल के इलाके में सिंधिया जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उम्मीद यह थी कि युवा चेहरे को कमान मिलेगी, लेकिन दिल्ली दरबार ने पुराने तजुर्बे पर दांव लगाते हुए कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी और संगठन दिग्विजय सिंह जी के इशारों पर चलने लगा। सिंधिया जी खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। ना तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जा रहा था और न ही कार्यकर्ताओं के काम हो रहे थे। जब उन्होंने जनता के मुद्दों पर अपनी ही सरकार को सड़क पर उतारने की चेतावनी दी तो कमलनाथ जी ने बेपरवाही से कह दिया कि उतर जाएं सड़क पर। बस यही तंज कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मार्च 2020 में होली के दिन ऐसा रंग खेला कि पूरी कांग्रेस देखती रह गई। उन्होंने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर दी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। नतीजा यह हुआ कि 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार धड़ाम से गिर गई। सिंधिया जी केंद्र में भारी भरकम मंत्रालय पाकर कैबिनेट मंत्री बन गए और मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य कांग्रेस के हाथ से हमेशा के लिए फिसल गया। मध्य प्रदेश का अकेला तो डह गया, लेकिन जरा सोचिए उस नेता के बारे में जिसने छत्तीसगढ़ की पहली सरकार चलाई और फिर अपनी ही बनाई पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। नंबर 8 पर आते हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति के अखाड़े में उतरे अजीत जोगी जी कभी गांधी परिवार के सबसे करीबी और चहेते सिपहसालारों में गिने जाते थे। साल 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना तो अलग मान्य वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए जोगी जी को राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2003 में सत्ता गंवाने के बाद प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह का ऐसा ज्वालामुखी फटा जो कभी शांत ही नहीं हुआ। राज्य इकाई में भूपेश बघेल जी और TS सिंहदेव जी के गुट के साथ उनका 36 का आंकड़ा बन गया। जोगी जी को लगने लगा कि पार्टी संगठन में उनके कद को जानबूझकर छोटा किया जा रहा है और दिल्ली का लगमन उनकी शिकायतों को कूड़ेदान में डाल रहा है। जब उन्हें समझ आ गया कि अब दाल गलने वाली नहीं है तो उन्होंने 2016 में बगावत करते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। जोगी जी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत वोट बैंक यानी आदिवासी और सतनामी समुदाय में अब इतनी गहरी सन लगाई कि कांग्रेस के चुनावी समीकरण कई सालों तक गड़बड़ाए रहे। वे खुद तो किंग मेकर नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के एक छत्र राज को क्षेत्रीय राजनीति में ऐसा उलझाया कि पार्टी आज भी उस बिखराव का असर महसूस करती है।
अब राज्यों की यह गुटबाजी अपनी जगह है, लेकिन उस नेता का किस्सा तो सबसे अनोखा है जिसने असम में सिर्फ एक मुलाकात के अपमान का बदला पूरे पूर्वोत्तर से कांग्रेस का नाम मिटाकर लिया। नंबर 7 पर आते हैं आज के दौर के सबसे आक्रामक रणनीतिकार हेमंत बिस्वा शर्मा जी। असम में कांग्रेस को लगातार 3 बार सत्ता दिलाने के पीछे अगर किसी का दिमाग था तो वह हेमंत बिस्वा शर्मा जी ही थे। वे तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी के सबसे भरोसेमंद संकट मोचक थे, लेकिन जब गोगोई जी ने अपने बेटे गौरव गोगोई जी को प्रमोट करना शुरू किया तो हेमंत जी के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। उनके पास 50 से ज़्यादा कांग्रेसी विधायकों का खुला समर्थन था। वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। जब वे अपनी फरियाद लेकर दिल्ली में राहुल गांधी जी से मिलने पहुंचे तो राजनीति का वह मशहूर वाकया हुआ जहां उन्हें तवज्जो न देकर पालतू कुत्ते को बिस्कुट खिलाने को ज़्यादा अहमियत दी गई। हेमंत जी समझ गए कि इस दरबार में योग्यता नहीं, सिर्फ जी हुजूरी की कदर है। उन्होंने 2015 में कांग्रेस का हाथ झटक कर भाजपा का भगवा दुपट्टा ओढ़ लिया। इसके बाद जो हुआ वह राजनीतिक इतिहास बन गया। हेमंत जी ने न केवल असम में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई, बल्कि नेडा यानी NEDA के संयोजक बनकर असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड समेत पूरे 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। जिस पूर्वोत्तर को कांग्रेस अपना अजय गढ़ मानती थी, वहां आज वह विपक्ष का दर्जा पाने के लिए भी तरस रही है। पूर्वोत्तर का यह तख्तापलट जितना चौंकाने वाला था, उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक दास्तान दक्षिण भारत के उस बेटे की है जिसने अपने पिता की विरासत के अपमान का बदला पूरी पार्टी को शून्य पर लाकर लिया। नंबर 6 पर आते हैं आंध्र प्रदेश के ताकतवर नेता YS जगन मोहन रेड्डी जी। साल 2009 में जब एक हेलीकॉप्टर हादसे में आंध्र प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी जी का दुखद निधन हुआ तो राज्य की राजनीति अनाथ हो गई। YSR वो नेता थे जिन्होंने 2004 और 2009 में केंद्र में मनमोहन सिंह जी की UPA सरकार बनवाने के लिए सबसे ज़्यादा 33 सांसद जिता कर दिए थे। पिता की मौत के सदमे से जान गंवाने वाले समर्थकों के परिवारों से मिलने के लिए जब उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी जी ने ओदारपू यात्रा निकालने की इजाज़त मांगी तो दिल्ली आलाकमान ने उन्हें साफ मना कर दिया। आलाकमान को डर था कि जगन जी कहीं पार्टी से बड़े न बन जाएं। जगन जी ने झुकने से इनकार कर दिया और बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इसके बाद उनके ऊपर दर्जनों CBI और ED के केस लाद दिए गए। उन्हें 16 महीने जेल में रखा गया, लेकिन यह नौजवान टेगा नहीं। 2011 में उन्होंने YSR कांग्रेस पार्टी की नींव रखी। 2014 में जब कांग्रेस ने राज्य का बंटवारा करके तेलंगाना बना दिया तो जगन जी ने जनता के बीच जाकर कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा दी। 2019 के विधानसभा चुनाव में जगन जी ने 175 में से 151 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस पार्टी राज्य में 0 सीटों और 2% से भी कम वोट शेयर पर सिमट गई। जिस आंध्र प्रदेश ने कांग्रेस को 10 साल तक देश की सत्ता में बनाए रखा, वहां आज कांग्रेस एक वोट के लिए तरस रही है। लेकिन दक्षिण का यह तूफान तो बाद में आया। इससे पहले दिल्ली के 10 जनपद की चौखट पर एक ऐसा बवंडर उठा था जिसने सोनिया गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर ही ब्रेक लगा दिया था। नंबर 5 पर आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार जी। साल 1999 का दौर था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर चुकी थी और देश में नए आम चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस पार्टी की कमान पूरी तरह से सोनिया गांधी जी के हाथों में आ चुकी थी और यह तय माना जा रहा था कि जीत के बाद वही प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन शरद पवार जी, PA संगमा जी और तारिक अनवर जी को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई। शरद पवार जी ने सीधे कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में बम फोड़ दिया कि 100 करोड़ के भारत में एक विदेशी मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का चेहरा कैसे हो सकता है। यह सीधे तौर पर गांधी परिवार के नेतृत्व को खुली चुनौती थी। नतीजा वही हुआ जो कांग्रेस में हमेशा होता आया है। तीनों कद्दावर नेताओं को रातों रात 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पवार साहब चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत जून 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP की स्थापना कर दी। महाराष्ट्र का पूरा मराठा वोट बैंक और पश्चिमी महाराष्ट्र का
मजबूत चीनी सहकारिता नेटवर्क कांग्रेस के हाथ से छूटकर शरद पवार जी की झोली में चला गया। विडंबना देखिए कि चुनाव बाद उसी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को मजबूरी में शरद पवार जी के आगे हाथ फैलाने पड़े और केंद्र में भी 10 साल तक उनके साथ सत्ता में बैठना पड़ा। शरद पवार जी ने कांग्रेस के उस एक क्षत्रिय साम्राज्य को तोड़ दिया जो महाराष्ट्र में कभी अजय हुआ करता था, लेकिन पवार साहब ने तो केवल समझौता करवाया। उस नेता का क्या जिसने कोलकाता की सड़कों पर लाठियां खाकर कांग्रेस के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित कर दिया। नंबर 4 पर आती हैं पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार नेता ममता बनर्जी जी। 1990 के दशक में पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा यानी सीपीएम का लाल झंडा पूरी ताकत से लहरा रहा था। उस दौर में ममता बनर्जी जी युवा कांग्रेस की सबसे जुझारू और आक्रामक नेता थीं, जो सड़कों पर उतरकर ज्योति बसु की सरकार से सीधे टकराती थीं। लेकिन ममता जी का सबसे बड़ा दर्द यह था कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की पुरानी कांग्रेसी नेता वामपंथियों के खिलाफ सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते थे और पर्दे के पीछे उनके साथ नूरा कुश्ती खेलते थे। ममता जी ने जब आलाकमान से कहा कि सीपीएम को उखाड़ फेंकने के लिए आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, तो सीताराम केसरी और तत्कालीन केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी अनदेखी की। ममता जी समझ गईं कि कांग्रेस के अंदर रहकर भी बंगाल में कभी बदलाव नहीं ला सकती। 1 जनवरी 1998 को उन्होंने कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कहकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का गठन कर दिया। उन्होंने बंगाल के गांव-गांव में जाकर माँ माटी मानुष का नारा दिया और 2011 में वाम मोर्चा के 34 साल पुराने अभेद्य किले को ध्वस्त करके रख दिया। इस लड़ाई में ममता जी तो मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल से कांग्रेस का नामो निशान ही मिटा दिया। जो कांग्रेस कभी बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करती थी, वह आज टीएमसी की दया और चंद सीटों के गठबंधन पर निर्भर हो चुकी है। लेकिन जब अपनी ही कैबिनेट का सबसे ईमानदार दिखने वाला रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत कर दे, तब सत्ता की कुर्सी कैसे डगमगाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नंबर 3 पर है। नंबर 3 पर आते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यानी वीपी सिंह जी। 1984 में इंदिरा गांधी जी की शहादत के बाद जब चुनाव हुए तो राजीव गांधी जी को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत मिला, 400 से ज़्यादा लोकसभा सीटें। उस प्रचंड ताकतवर सरकार में वीपी सिंह जी पहले वित्त मंत्री और फिर रक्षा मंत्री बने। राजा मांडा के नाम से मशहूर वीपी सिंह जी ने जब बड़ी बड़ी उद्योगपतियों पर छापे डलवाने शुरू किए और बाद में स्वीडन से खरीदी गई बोफोर्स तोपों की दलाली और HDW पनडुब्बी सौदे की जांच की फाइलें खोली, तो पूरी सरकार में हड़कंप मच गया। राजीव गांधी जी के करीबियों पर जब आंच आने लगी तो वीपी सिंह जी को रक्षा मंत्रालय से हटाया गया और 1987 में उन्हें पार्टी से ही बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वीपी सिंह जी ने जन मोर्चा बनाया और देश के कोने कोने में जाकर बोफोर्स दलाली की पर्चियां लहराईं। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है का नारा गली गली गूंजने लगा। 1989 के चुनावों में वीपी सिंह जी ने सभी विपक्षी दलों को एकजुट करके राजीव गांधी जी की 400 सीटों वाली प्रचंड सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका और खुद देश के प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह जी ने कांग्रेस के सीने पर भ्रष्टाचार का ऐसा दाग लगाया जिससे पार्टी 1989 के बाद आज तक अपने दम पर लोकसभा में कभी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। पर 400 सीटों वाली सरकार गिराना तो एक बात थी, लेकिन उस बगावत के बारे में क्या कहेंगे जिसने आपातकाल के दौर में सीधे इंदिरा गांधी जी के सिंहासन को हिलाकर रख दिया था। नंबर 2 पर आते हैं दलित राजनीति के सबसे बड़े स्तंभ बाबू जगजीवन राम जी। 1975 से 1977 का वह दौर याद कीजिए जब पूरे देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगी हुई थी। विपक्ष के तमाम बड़े नेता जेलों में बंद थे और इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी का पार्टी और सरकार पर पूर्ण नियंत्रण था। किसी भी कांग्रेसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आलाकमान के सामने चूं भी कर सके। लेकिन जब 1977 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल हटाकर चुनावों का ऐलान किया तो राजनीति का सबसे बड़ा भूकंप आया। सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री और देश के सबसे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम जी ने कैबिनेट से अचानक इस्तीफा दे दिया। उनके साथ हेमवती नंदन बहुगुणा जी और नंदिनी शतपथी जी जैसे दिग्गज भी बाहर आ गए। उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया।
बाबू जगजीवन राम जी के इस एक कदम ने देश के करोड़ों दलित और शोषित मतदाताओं को यह संदेश दे दिया कि अब डरने की जरूरत नहीं है। 1977 के आम चुनावों में उत्तर भारत से कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी खुद रायबरेली से और संजय गांधी जी अमेठी से चुनाव हार गए। आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र में मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस के अजय होने का घमंड हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन नंबर 1 पर जो महानायक हैं, उन्होंने तो 1967 में ही कांग्रेस के खिलाफ वह चक्रव्यूह रचा था जिसने देश की राजनीति में किसानों और पिछड़ों को सत्ता का नया सिरमौर बना दिया। नंबर 1 पर आते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के सबसे बड़े मसीहा चौधरी चरण सिंह जी। 1967 तक देश की राजनीति में कांग्रेस का एक छत्र राज था। केंद्र से लेकर लगभग सभी राज्यों में सिर्फ और सिर्फ तिरंगा झंडा ही फहराता था। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त जी के गुट और चौधरी चरण सिंह जी के बीच किसानों की नीतियों और सत्ता में उचित भागीदारी को लेकर जबरदस्त टकराव चल रहा था। चौधरी चरण सिंह जी का साफ मानना था कि कांग्रेस की नीतियां पूरी तरह से उद्योगपतियों और शहरों के पक्ष में हैं और वह देश के अन्नदाता किसानों और काबू की खुली अनदेखी कर रही है। जब 1967 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने फिर से किसानों के हितों को नज़रअंदाज किया तो 1 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह जी ने विधानसभा के पटल पर इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने 17 निष्ठावान विधायकों के साथ सदन में पाला बदल लिया, जिससे उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिर गई। उन्होंने भारतीय क्रांति दल यानी BKD का गठन किया और विपक्ष के साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी की इस बगावत ने उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस के पारंपरिक जाट, किसान और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक की जड़ें हमेशा के लिए काट दी। इसी किसान शक्ति के दम पर 1979 में देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंची और कांग्रेस को यह एहसास करा दिया कि अगर खेत खलिहान का किसान नाराज हो जाए तो दिल्ली के तख्त भी सुरक्षित नहीं रह सकते। अगर आप जानना चाहते हैं 10 ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अंदर से तोड़ा, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आपको देख रहा है उस पर क्लिक करें।